Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 19 of control system. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 रूट लोकस टेक्निक्स। आज के लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि आपके पास रूट लोकस क्यों यूज़ होता है, रूट लोकस चीज़ क्या है, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आपके पास थर्ड जो पार्ट है आज के लेक्चर का है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोसाई। इंट्रोडक्शन ऑफ रूट लोकस पे जाने से पहले अगर हम अपनी कुछ प्रीवियस चीज़ें डिस्कस कर लें, जिसमें हम लोगों ने स्टेबिलिटी में डिस्कस किया था कि अगर आपके पोल्स जो हैं वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पे हों तो आप कहते हैं आपका सिस्टम स्टेबल है। अगर आपका पोल राइट हाफ प्लेन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल सिस्टम को अगर हम लोगों ने स्टेबल करना हो तो हम कहते हैं कोई कंट्रोलर या कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म यूज़ करके हम उस सिस्टम को स्टेबल कर सकते थे। अब स्टेबल कर सकते से मुराद ये है कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पोल को जो राइट हाफ प्लेन पे था उसे हम लोग लेफ़्ट हाफ प्लेन की तरफ लेके आ रहे हैं। ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रा करूँ, मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास एक एस प्लेन है, रियल पार्ट है, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। मेरा एक पोल जो कि यहाँ पे राइट हाफ प्लेन पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। मैं कोई कंट्रोलर या कोई मैकेनिज्म यूज़ करके इस पोल को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सिस्टम क्या हो गया, अब मेरे पास ये सिस्टम स्टेबल हो गया। अब ये पोल यहाँ से इस लेफ़्ट हाफ प्लेन पे कैसे आया। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि जब मैंने गेन को वेरी किया, कंट्रोलर के गेन को या किसी भी कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू आप इस सिस्टम को स्टेबल कर रहे हो उसको वेरी किया, तो ये पोल यहाँ से मूव करके यूँ आ गया जी, ऐसे इस पाथ को फॉलो करके आ गया। दूसरा स्टूडेंट कहता है जी, या कोई दूसरा बंदा कहता है नहीं आपके पास ये यूँ ऊपर से घूम के यहाँ पे आया। कोई तीसरा स्टूडेंट है वो कहता है नहीं जी ये यूँ आया। कोई और अगर किसी से पूछे तो वो कहेगा नहीं जी ये तो यूँ घूमता 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 यूँ आया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास रूट लोकस होता है ये आपको ये बता रहा होता है कि आपका पोल किस पाथ को फॉलो करेगा जब आपका गेन वेरी होगा। ठीक है, बेसिकली रूट लोकस इज a graphical representation or a graphical method in which roots of the characteristic equation are plotted in S-plane for the different values of parameter। ठीक है, जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को वैरी करते जाओगे रूट लोकस आपका ड्रॉ होकर आपको वो पाथ बताता जाएगा जिसके थ्रू आपका पोल मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये रूट लोकस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ अ पावरफुल टूल, इट इज़ अ पावरफुल मेथड फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड transient response. The root locus can be used to describe qualitatively the performance of the system as the various parameters are changed. Beside transient response, the root locus also give a graphical representation of system stability। जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी थी वो ग्राफिकली आपको बता रहा था कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, we can clearly see ranges of stability, ranges of instability and the condition that causes the system to break into oscillations। किस पॉइंट पे आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, किस पॉइंट या किस रेंज के अंदर आपका सिस्टम स्टेबल होगा, किस वैल्यू के ऊपर आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा और वो ऑसिलेट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रूट लोकस प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है रूट लोकस का। ठीक है, उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, आर एफ एस आपके पास इनपुट है, सी एफ एस आपके पास आउटपुट है, जी एफ एस आपके पास क्या है, प्लांट है, और एच एफ एस या फीडबैक इसका क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो जी एफ एस की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, जी एफ एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू, एच एफ एस इज इक्वल टू 1। के बेसिकली आपके पास क्या है, कंट्रोलर का गेन है। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इंटू एस प्लस टू इंटू के। ठीक है, कि एक ब्लॉक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इस किस्म की सिचुएशन है तो ये आपके पास प्लांट है, तो यहाँ पे पीछे आपके पास क्या है, के लगा हुआ है। तो इन दोनों को सीरीज़ में तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको ये टर्म दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जी एफ एस की वैल्यू क्या आ गई, के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू, और एच एफ एस की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, जो कि आपके पास फीडबैक है। ठीक है, तो अगर हम लोग फीडबैक सिस्टम जो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था, फीडबैक सिस्टम की अगर आप लोग रिलेशन को यूज़ करो तो आपके पास रिलेशन क्या आता था, फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आता था, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन के साथ होता था, ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता था कि नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम उठा लेते हैं, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई।
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। इनमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के। ठीक हो गया। अब द रूट्स अगर इस, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स ड्रॉ करोगे तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, s1 इज इक्वल टू -1 प्लस √1 माइनस के एंड s2 इज इक्वल टू -1 माइनस √1 माइनस के। अब आपके रूट्स को अगर हम देखें तो ये जो रूट्स हैं बेसिकली ये डिपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ के ऊपर। ठीक है, कि आपके पास जैसे जैसे के की वैल्यू, कि अब के बेसिकली क्या आपके पास गेन है, तो जैसे जैसे रूट्स आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रूट्स है ना, ये पोज आपके पास रूट्स हैं, तो जैसे जैसे मैं के की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा तो इन रूट्स की वैल्यूज चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू जब चेंज होगी तो एक पोल अगर इस पॉइंट पे था तो वो इस पॉइंट पे तब ही आएगा जब आप के की वैल्यू को चेंज करोगे, क्योंकि अब ये आपके पास रूट की पोजीशन या पोल की पोजीशन डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, इस के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू को वैरी करते जाओगे आपके पोल्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग जुबानी कहते थे ना कि आपका पोल वैल्यू चेंज कर रहा है, अब हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप के की वैल्यू को वैरी करते जाएंगे आपके पास S1 और S2 की वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, वैरी करती जाएंगी, और जैसे जैसे वो वैरी करती जाएंगी आपके पास सिस्टम क्या है, वो स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी या आपके पास वो मार्जिनली स्टेबल होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एज के इज वैरिड द टू रूट्स गिव द रूट लोसाई। जैसे जैसे आपके पास के की वैल्यू चेंज होती जाएगी आपके पास रूट लोकस बनता जाएगा। ठीक है, वो आपके पास पूरी की पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि किस किस पाथ से आपका पोल मूव करके स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ या मार्जिनली स्टेबल हुआ। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं के की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हम कहते हैं जी आपके पास जो के है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब के की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा S1 में और S2 में तो मुझे S1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और सॉरी ये S2 है आपके पास बेसिकली। ठीक है, दिस वन इज S2। S2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। दीज आर आल्सो कॉल्ड एन ओपन लूप पोल्स। के 0 से मुराद क्या है, यहाँ आपके पास कोई कंट्रोलर, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जो उसे कंपनसेट कर रहा हो, तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या रह जाएगा, S इंटू S+2। तो यहाँ से अगर मैं पोल ड्रा करूँ तो मेरा एक पोल S इज इक्वल टू 0 पे पड़ा हुआ है और दूसरा पोल मेरा S+2 पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये सिचुएशन आ गई मेरे पास। ठीक है, एक पोल मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल मेरा 0 पे पड़ा हुआ है, दूसरा पोल मेरा -2 पे पड़ा हुआ है। तो जब आपके पास के की वैल्यू 0 थी तो बेसिकली आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन था उसके जहाँ पोल्स थे वहाँ आपने प्लॉट कर दिए, मतलब वो अपनी पोजीशन के ऊपर ही पड़े हुए हैं। अब हम इसी के ऊपर, इन्हीं रूट्स के ऊपर दूसरा लॉ लगाते हैं। दूसरा लॉ से हम आपकी दूसरी रेंजेस लगा देते हैं। दूसरी क्या है, आपकी वैल्यू के की 0 और 1 के दरमियान अगर हो तो फिर क्या सिचुएशन आएगी। उस सूरत में आपके पास क्या सिचुएशन आती है, जब आप यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान के की वैल्यू को पुट करते हैं तो आप कह सकते हैं व्हेन के इज इक्वल टू 0, when k is in between 0 and 1 the roots are real and distinct। ठीक है, रियल पार्ट होंगे लेकिन उनकी पोजीशंस डिफरेंट होगी। तो आपके पास ये जो येलो हाईलाइटेड आपके पास नज़र आ रही है ये रेंज बेसिकली जब k की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आप चेंज करेंगे तो ये पोल और ये पोल इस येलो लाइन जो हाईलाइटेड लाइन है इसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख लें, 0.5 अगर पुट करेंगे तो ये 2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये 0 वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, यहाँ ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे कह रही है कि ये आपके पास क्या होंगे, रियल पार्ट होगा और डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन रियल हैं। ठीक है, पोल्स आपके रियल होंगे, इनमें इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं होगा। तो के की वैल्यू को जब 0 और 1 के दरमियान आप फ्लक्चुएट करेंगे तो वो इस येलो लाइन के ऊपर मूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वैल्यू ले लेते हैं के की थर्ड वैल्यू क्या है, हम कहते हैं के की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी। अब देखें जैसे ही आप इसमें के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी 0, ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी 0, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी -1 और S2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1, दोनों की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पोल किस पोजीशन पे पहुंच है, जैसे ही मैंने के की वैल्यू को 1 किया तो ये वाला पोल 0 वाला मूव करता हुआ इस -1 के ऊपर आ गया। सिमिलरली आपके पास ये वाला पोल मूव करता हुआ -2 वाला कहाँ पे आ गया, -1 पे आ गया।
तो दोनों पोल्स की पोजीशन क्या आ गई, सेम पॉइंट पे आ गई, बट स्टिल दे आर अ रियल पॉइंट। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके पास रियल एंड इक्वल, -1 पे आया, -1 इज अ रियल पॉइंट। ठीक है, और दोनों इक्वल है, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड रेंज के केस में क्या हुआ, पहले जब 0 थे तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये पड़े हुए थे दोनों। जैसे आपने 0 और 1 के दरमियान वैल्यू रखी तो वो यहाँ से मूव करके इस तरफ आने लगा, ये इस तरफ आने लग गया। जैसे ही आपके पास के की वैल्यू को 1 हुआ तो आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया, दोनों सेम पॉइंट पे आ गए। अब चौथे सिनेरियो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 पुट करके देखते हैं कि आपके पास क्या सिचुएशन है। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मेरे पास चौथा सिनेरियो क्या है जी, चौथा सिनेरियो में आपसे कहता है कि व्हेन k इज ग्रेटर देन 1 द रूट्स आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद द रियल पार्ट -1। अब अगर आप देखें इसी इक्वेशन को, रूट्स को, s1 इज इक्वल टू -1 प्लस √1 माइनस के। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये पार्ट आपके पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स आएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ s2 इज इक्वल टू -1 माइनस के, तो ये पार्ट आपके पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट -1 रियल होगा, और दोनों का सेम आ रहा है, दोनों, इस केस में भी आपके पास -1 आ रहा है और इस केस में भी आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, आपका ये एक पोल, ठीक है, ये वाला जो पोल है या कोई भी एक पोल इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा होगा और दूसरा पोल इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि एक का क्या है, -1 माइनस कम्प्लेक्स पार्ट और दूसरा क्या है, -1 प्लस कम्प्लेक्स पार्ट। तो ये जियोमेगा अगर एक्सिस है तो ये ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड पे आपके पास क्या है, माइनस है। तो जिस पोल की वैल्यू माइनस में आएगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जिस पोल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इस येलो लाइन को फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली 4 वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, 4 वैल्यूज़ ली, उन 4 वैल्यूज़ को हम लोगों ने एनालाइज किया। हमने कहा कि के की वैल्यूज़ हैं आपके पास, के की वैल्यू वेरी कर सकती है, क्योंकि जिस में हमें बता दिया ना कि आपके पास वो डिपेंड कर रहा है के की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आपकी जो रूट्स की वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ से अगर आप देख भी सकते हैं, तो आपके पास जो रूट की पोजीशन है वो के की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो हमने के को क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। 4 हिस्से क्या थे कि मैंने कहा के की वैल्यू को 0 है, यानी के कोई गेन लगा ही नहीं हुआ उसके अंदर। दूसरा मैंने कह दिया के की वैल्यू हम वेरी करते हैं 0 और 1 के दरमियान। तीसरा हमने कह दिया के की वैल्यू को इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। चौथा मैंने कह दिया के की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 पुट करके देखते हैं। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअली एनालाइज किया कि जब के की वैल्यू 0 थी तो क्या हुआ, 1 और 0 के दरमियान क्या हुआ, इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, और व्हेन के इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हुआ। तो अब इस चीज़ को हम समराइज करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास व्हेन के इज इक्वल टू 0 द 2 ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -2। जो आपके पास ओपन लूप के पोल से जहाँ जहाँ पड़े हुए थे वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर हम कहते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 1 बोथ रूट्स मीट एट s इज इक्वल टू -1। ये भी हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया। फिर हमने कहा व्हेन k इज ग्रेटर देन 1 the roots break away from the real axis and become complex conjugate having negative real part which is equal to -1। तो जैसे मैं विजुलाइज करूँ तो ये सिचुएशन मेरे पास बन गई। ठीक है, तो जैसे जैसे अब इस पॉइंट पे क्या है आपके पास, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो पॉइंट है, जो -1 वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें ये जो सेंटर में जो पॉइंट आपके पास आता है, यहाँ आपके पास के की वैल्यू बेसिकली, सॉरी, के की वैल्यू आपके पास क्या आती है, ये वैल्यू आती है। और ये जो टॉप पोजीशन या ये जो वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करोगे तो आपके पोल्स क्या हो रहे होंगे, मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपके पास रूट लोकस का, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए के लिए ये सारा कुछ किया कि आपके पास के की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे आपके पोल्स उस हिसाब से मूव करते जाएंगे। और ये आप ग्राफिकली इस तरह से देख रहे हैं, ये आप लोग एक एक वैल्यूज़ पुट करोगे, 0.1 0.2 0.3, तो वो आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, वो कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू को चेंज कर रहे हो आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, किसकी, आपके पोल की मूवमेंट की। अगर मैं इसी फिगर को देखूं, ये जो मैंने ये डायग्राम आपके पास बनाई है, इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपके पोल्स कैसे मूव करके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं या इन्फिनिटी से आ रहे हैं, किस किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो अब आपको ये ग्राफ या ये रूट लोकस आपको सिस्टम का बता रही है। ये बेसिकली आपके पास उस सिस्टम का
रूट लोकस है जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोसाई। ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से रूल्स हैं रूट लोकस को ड्रा करने के लिए। प्रीवियसली जो हम लोगों ने देखा वो सिंपल, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी रूट्स को कैसे मूव किया जाता है। अब रूट लोकस को ड्रा करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल आपके पास क्या कहता है, कहता है रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। इट मीन्स अगर आपके पास ये एस प्लेन है ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है या तो इस पोर्शन के लिए करनी है या फिर इस पोर्शन के लिए करनी है। सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस से मुराद क्या है, अगर मेरे पास रूट लोकस यहाँ पे इस किस्म का बनता है तो यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं बना दूँ, अगर यहाँ पे मैं रूट लोकस ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास रूट लोकस यहाँ पे ये बना, तो सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस से मुराद क्या है कि आपके पास ये नीचे ऑटोमेटिकली इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो रूट लोकस आपके पास क्या होता है, रियल एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है। तो आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो डबल कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने इस पोर्शन के लिए कैलकुलेशन करनी है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला पोर्शन उसकी रेप्लिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल है कि आपके पास जो रूट लोकस है इट इज़ बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस नॉट इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास रियल एक्सिस होता है, ओमेगा एक्सिस, इसके अगेंस्ट हो गया आपके पास सिमेट्रिक है। सेकंड रूल में कहता है कि रूट लोकस starts from an open loop pole with k is equal to 0 and terminates at k is equal to infinity। आपके पास रूट लोकस स्टार्ट होगा when k is equal to 0। आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि आपके पास ये ओपन लूप पोल थे यहाँ पे पड़े हुए, उस वक्त हमने क्या कहा था, ये k की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0। और फिर आपने देखा कि वो जो पोल्स आपके पास आए थे वो इस तरह से यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से नीचे चला गया। क्या वैल्यू थी, k इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 तो कहाँ तक जाएगा, ये आपके पास इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपका रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास जो रूट लोकस होता है ये पेयर बना रहा होता है, हर पोल के अगेंस्ट एक ज़ीरो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पोल्स क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये पोल्स उन ज़ीरोज़ की तरफ जा रहे होते हैं, अपने ज़ीरोज़ को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आपके पास होता है फाइनाइट और एक होता है आपके पास इनफाइनाइट। फाइनाइट अब आपके पास क्या है, फाइनाइट ज़ीरोज़ या फाइनाइट पोल्स क्या होते हैं, जो आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है उसके अंदर जो पोल्स पड़े हुए होते हैं या जो ज़ीरोज़ पड़े हुए होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो फाइनाइट ज़ीरोज़ और फाइनाइट पोल्स होते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल को अगर मैं लूँ 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2, तो इसके अंदर मैं अगर आपसे कहूँ कि फाइनाइट जीरोज़ और फाइनाइट पोल फाइंड आउट करें, तो आपके पास यहाँ पे जीरोज़ कितने हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब आपके पास फाइनाइट जीरोज़ कितने हैं, ज़ीरो। आपके पास फाइनाइट पोल्स कितने हैं, एक पोल ये पड़ा हुआ है, एक पोल ये पड़ा हुआ है, तो आपके पास दो फाइनाइट पोल्स हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जितने पोल्स होते हैं इनके ज़ीरोज़ भी होते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ भी, इनका पेयर मौजूद होता है। अगर तो यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता है एस प्लस 1। अब मेरे पास फाइनाइट जीरोज़ कितने हैं, मेरे पास एक फाइनाइट ज़ीरो है और दो फाइनाइट पोल्स हैं। तो अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कि इन दोनों में से किसी एक ज़ीरो का पेयर, इसकी ज़ीरो किसी एक पोल का पेयर तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दूसरे का पेयर मौजूद नहीं है। तो जिसका पेयर मौजूद नहीं होगा उसको मैं कहूँगा कि इसका पेयर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास 1 है, अब मेरे पास फाइनाइट जीरोज़ कितने हैं, कोई भी फाइनाइट जीरोज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास दो फाइनाइट पोल्स पड़े हुए हैं। इन दो फाइनाइट पोल्स के जो पेयर हैं, यानी दो ज़ीरोज़ जो हैं वो इन्फिनिटी पे कहीं पड़े हुए हैं, मैं एज्यूम करता हूँ इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। वो जो इन्फिनिटी पे पड़े हुए दो पोल्स हैं उन्हें मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट ज़ीरोज़। अब क्या होगा, मेरे ये पोल और ये पोल अपने पेयर को लेने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, उस ज़ीरो को लेने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अब इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि के आपका टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास उसके पेयर यहाँ पे मौजूद होते, मैं आपको यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक पोल है, एक पोल मेरे पास ये है, ये एक ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो ये है। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास दो फाइनाइट पोल्स हैं, दो फाइनाइट ज़ीरोज़ हैं। फाइनाइट पोल फाइनाइट ज़ीरो की अगर आपको समझ आ गई है कि जो चीज़ें ट्रांसफर फंक्शन के अंदर गिवन होती हैं वो बेसिकली फाइनाइट हैं। अगर
उनके पेयर मौजूद नहीं है तो उन्हें हम एज्यूम करते हैं वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। अगर ज़ीरो के पेयर नहीं है तो हम कहेंगे ज़ीरो जो पोल्स हैं वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, वो इनफाइनाइट पोल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पोल्स फाइनाइट हैं लेकिन उनके जीरोज इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, तो वो जो जीरोज इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं वो इनफाइनाइट जीरोज पड़े हुए हैं। अगर सारा कुछ आपके पास गिवन है, दो पोल्स हैं तो दो पोल्स के आपके पास दो पेयर होने चाहिए, यानी दो जीरोज होने चाहिए, तो दो जीरोज भी आपको गिवन है। तो इस केस में आपके पास फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरोज मौजूद हैं। तो क्या होगा, ये पोल इस जीरो को अप्रोच कर लेगा, ये पोल इस जीरो को अप्रोच कर लेगा। अब के की कोई ख़ास वैल्यू होगी जिस पे इसको ये अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी अब नहीं होगी। तो क्या होगा, आपका स्टार्ट तो ज़ीरो से होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, जब तक ये पोल या ये ज़ीरो अपने पेयर को अचीव नहीं कर लेते। अगर तो पेयर फाइनाइट हैं तो वो तो किसी वैल्यू पे अचीव कर लेंगे, अगर इनफाइनाइट हैं तो आपके पास वो के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके, हम एज्यूम करते हैं कि क्या जी के की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तो वो जाके उसको अचीव कर लेंगे। तो इससे आपको फाइनाइट पोल्स और फाइनाइट जीरो का होपफुली कंसेप्ट हो गया होगा। अब इसी प्रीवियस चीज़ को ये रिपीट कर रहा है कि रूट थर्ड रूल आपके पास क्या है, रूट लोकस विल टर्मिनेट ऑन एन ओपन लूप जीरो और एन इन्फिनिटी विद के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वही बात हुई, अगर आपके पास फाइनाइट पोल मौजूद है, ठीक है, ये फाइनाइट पोल का फाइनाइट जीरो मौजूद है, फिर तो वो ओपन लूप के जीरो के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपकी के इज इक्वल टू, आप एज्यूम करते हैं कि जब के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये इसको अचीव कर लेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक पोल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका ज़ीरो अभी नहीं है, ये मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है, इसका ज़ीरो नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जी जब मैं इसका रूट लोकस ड्रा करूँगा तो मैं कहूँगा कि ये जो पोल है ये कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके अपने उसको ज़ीरो को अचीव कर लेगा। तो इस तरह के ये मेरे पास बेसिकली रूट लोकस बन गया सिस्टम का। लेकिन अगर इसका ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो पोल है ये यहाँ से आके इसने इसको अचीव कर लिया किसी के की किसी ख़ास वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रूट लोकस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो मेरा रूट लोकस इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होगा। रूल नंबर 4, आपके पास ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस कितनी है, ठीक है, तो ब्रांचेस को हम बेसिकली एन के साथ प्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं एन इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोसाई, पी इज नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स एंड जेड इज द नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरो से मुराद क्या है, कि जो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर गिवन है। तो अगर पोल की तादाद ज़ीरो से ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, पोल्स के इक्वल हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो पोल से ग्रेटर हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, जितने आपके पास ज़ीरोज़ हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ पोल इक्वल हो गए तो आप किसी एक के इक्वल इनको ले सकते हैं। इससे मुराद क्या है, अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को ही कोट करूं, 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2, तो इसमें नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स कितने हैं जी, आपके पास दो नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स हैं, और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस कितने हैं, कोई भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब, पोल इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके इक्वल हो जाएंगी, पोल्स की इक्वल हो जाएंगी। यानी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। यानी इसके रूट लोकस के अंदर सिर्फ दो ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अगर आप रूट लोकस ड्रा करते हैं और 3 ब्रांचेज आ जाती हैं या एक ब्रांच आ जाती है तो ये आपको वेरीफाई करके बताएगा कि आपने रूट लोकस ठीक बनाया या गलत बनाया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, आपके पास रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये वो पॉइंट हो गए जहाँ आपके पोल या ज़ीरो मूव कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा रूट लोकस के अंदर रियल एक्सिस के ऊपर आपका पोल कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। ये क्या है, any point on the real axis is a part of the root locus if and only if the number of poles and zeros to its right is odd। ये वो मेथड है फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास रूट लोकस रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैं सिंपली एक चीज़ बनाता हूँ आपके सामने कि ये मेरे पास एक रियल एक्सिस है, ठीक है, एक पोल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ज़ीरो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल है, ये ज़ीरो है, ये कम्प्लेक्स पोल है, यहाँ पे कम्प्लेक्स ज़ीरो हैं, ठीक है। ये सिचुएशन आई, ये मुझे ट्रांसफर फंक्शन से पता लगा कि मेरे पोल्स और ज़ीरोज़ कहाँ पे पड़े हुए हैं। अब जब मैंने रूट लोकस फाइंड आउट करना है रियल एक्सिस के ऊपर, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे राइट मोस्ट से मुराद कि इस साइड पे कौन सी पोजीशन पे पोल या ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास राइट मोस्ट कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ये एक पोल पड़ा हुआ है। इस पोल के ऊपर मैं आके खड़ा हो जाऊँगा, यहाँ से मैं राइट साइड पे देखूँगा कि मेरे पास कितने पोल्स और कितने ज़ीरो हैं।
क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे खड़ा हूँ जो कि राइट मोस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास इस तरफ कोई पोल मौजूद नहीं है, तो कोई पोल मौजूद नहीं है तो मतलब ज़ीरो पोल या ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो है, तो ये हिस्सा जो आपके पास है ये बेसिकली रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। जिसमें ब्लैक कर रहा हूँ वो रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अब मैं उठ के आ गया जी इससे प्रीवियस पोल या ज़ीरो के ऊपर, तो यहाँ पे ज़ीरो पड़ा हुआ है तो मैं ज़ीरो के ऊपर आके खड़ा हो जाऊँगा। अब मैं राइट साइड पे काउंट करूँगा कि मेरे पास कितने पोल और कितने ज़ीरोज़ मौजूद हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक पोल पड़ा हुआ है, तो एक आपके पास क्या है, आड नंबर है। आड नंबर से मुराद क्या होगी कि आड नंबर है तो इसका मतलब है कि इस ज़ीरो से लेकर इस पोल तक का जितना रीजन है वो सारा का सारा रूट लोकस के अंदर शामिल है। ये जो ग्रीन मैंने लगाया ये रूट लोकस के अंदर शामिल होगा। यानी ये जो पोल है मेरे पास, ये वाला और ये ज़ीरो, ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये पोल इस तरफ मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन है। जहाँ पे ब्लैक लाइन होगी वो रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इस ज़ीरो का काम ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे आ जाता हूँ। जब मैं पीछे आया तो मेरे पास ये एक पोल पड़ा हुआ था रियल एक्सिस के ऊपर। मैं सिर्फ रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रियल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो रियल एक्सिस में मेरे पास सिर्फ एक पोल पड़ा हुआ था। यहाँ से राइट साइड पे अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास क्या है, एक ज़ीरो है एक पोल है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 इज़ एन इवन नंबर। तो ये हुआ कि इस पोल से इस ज़ीरो के दरमियान जितना भी हिस्सा है वो रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। तो इससे मुराद क्या हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए ये ज़ीरो इस तरफ नहीं आ सकता और ये पोल इस तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये हिस्सा रूट लोकस के अंदर शामिल ही नहीं है। जब शामिल नहीं है तो ये पोल और ये ज़ीरो इसके ऊपर मूव नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये ग्रीन लाइन, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन है मैं ड्रा कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इससे एक स्टेप और मैं पीछे आ जाता हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फिर एक पोल पड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं राइट साइड पे काउंट करता हूँ, कितने, 1 2 3। 3 इज़ अ ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये पोर्शन रूट लोकस के अंदर शामिल है। ठीक हो गया। अब इससे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो ये देखें कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं यहाँ पे। मेरा कंसर्न कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ या कम्प्लेक्स पोल्स के साथ नहीं है। मैंने सिर्फ देखना है कि रियल एक्सिस के ऊपर कहाँ पे पोल्स और कहाँ पे ज़ीरो पड़े हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो इससे अगर मैं राइट साइड पे काउंट करूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4। 4 इज़ अ इवन नंबर। इससे मुराद क्या हुई कि मेरे पास ये जो रीजन है ये रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। सिर्फ वो रीजन शामिल होगा जो आड होगा, ठीक है, जो नंबर आपके पास आड आएगा, उसके अलावा वो शामिल नहीं होगा। इससे थोड़ा सा मैं पीछे हूँ तो ये मेरे पास कम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, तो कम्प्लेक्स के साथ मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है। अब ये जो ज़ीरो था ये काउंट में नहीं आया, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ और यहाँ से राइट साइड पे काउंट कर रहा हूँ। जब मैं राइट साइड पे काउंट करूँगा तो मेरे पास कितने पोल्स और कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 आपके पास क्या है, 5 इज़ एन ऑड नंबर। इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इस ज़ीरो तक जितना रीजन है वो सारा का सारा रूट लोकस के अंदर शामिल है। ठीक हो गया। अब इस सारी चीज़ों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पोल और ज़ीरो हैं ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ये दो पोल इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ये ज़ीरो सिर्फ इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। मतलब आपके पास ये ज़ीरो इधर नहीं आ सकता, ये पोल इधर नहीं आ सकता। हर एक को अपनी रेंज डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू एरो दिखाए हुए, यहाँ पे आपके पास ये कोई पोल और कोई ज़ीरो मूव नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपको रीजन बता रहा होता है कि आपने रियल एक्सिस पे फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास मेरे ख्याल में ये मिटा ही दिया मैंने, चले यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और पोल होता या कोई ज़ीरो होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता, अब मेरे पास ये हिस्सा रूट लोकस के अंदर शामिल होता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको काउंट करूँगा, ये अगर अभी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हिस्सा मेरे पास रूट लोकस के अंदर शामिल होगा। अब अगर मैं इन्फिनिटी पे जाके काउंट करता हूँ, इन्फिनिटी से जब मैं काउंट करूँगा तो मेरे पास काउंट क्या आएगा, इसको मैं बना देता हूँ। मेरे पास काउंट क्या आएगा, मेरे पास काउंट आया 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस तरफ मेरे पास ये हिस्सा जो है
ये रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि रियल एक्सिस के ऊपर आपका रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। याद रहे कम्प्लेक्स पोल्स कम्प्लेक्स जीरोस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो रियल एक्सिस के ऊपर जो पोल और जीरोस पड़े होंगे हम उनको काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रूल 6 के ऊपर। रूल 6 कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स बेसिकली क्या है, द ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस टेंड टू इन्फिनिटी along a set of straight line called asymptotes। बेसिकली आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा एसिम्पटोट्स आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं। ये वो ब्रांचेस होंगी जो आपके पोल अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे तो उनको वो रास्ता बताएंगे कि आपने इस रास्ते से हो के इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना है। ठीक है, these asymptotes make an angle with the real axis and is given by, इनका रिलेशन क्या होगा, phi is equal to phi एंगल है आपके पास एसिम्पटोट का 2k + 1 × 180 डिवाइडेड बाय p माइनस z, पोल माइनस जीरो। अगर पोल, ये बेसिकली नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, 3 पोल माइनस 2 वो जीरो जितना भी हुआ, वेर k is equal to 0 1 2 डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अब n के आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज 2 हैं तो आपके पास k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 and 1। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 और 2। अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है तो k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। जितनी आपके पास ब्रांचेज होंगी उतनी ही आपके पास एंगल्स आएंगे। अब k की वैल्यू को यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो आपके पास एंगल 1 आ जाएगा, अगर आप k की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो आपके पास एंगल 2 आ जाएगा, और k की वैल्यू को आप जब 2 पुट करोगे तो यहाँ आपके पास एंगल 3 आ जाएगा। तो जितनी k की वैल्यूज होंगी उस हिसाब से आपके पास ये एंगल्स आते जाएंगे। ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 60 डिग्री, उस हिसाब से आपके पास डिफरेंट एंगल्स आते जाएंगे। अब आपके पास जब एंगल्स आ गए तो रूल नंबर 7 आपके पास कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है आपके पास, बेसिकली ये वो पॉइंट है रियल एक्सिस पे जहाँ पे आपने अपना प्रोटेक्टर रख के वो एंगल्स ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स या सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट विद रियल एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स। याद रहे ये पॉइंट हमेशा आपके पास रियल पार्ट आएगा, इसमें कोई कम्प्लेक्स पार्ट नहीं होगा। जैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। अगर हम वो पुरानी प्रीवियस एग्जांपल कोई कोट करें तो उसका अगर मैं एसिम्पटोट्स निकालूं तो मैं सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालूं तो मैं कैसे एसिम्पटोट्स निकालूंगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स, एक पोजीशन क्या है 0 है, दूसरी पोजीशन क्या है -2, माइनस जीरोस कितने हैं, कुछ भी नहीं है तो 0 हो गए, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0, तो ये आपके पास सिग्मा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा -1। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू -1। तो अब आपने क्या करना है, आपने रियल एक्सिस पे देखना है कि -1 किस पॉइंट पे आपने डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये मेरे पास पॉइंट है जो कि है -1। अब आपने अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है और जो आपके पास एंगल आए थे आपने उन एंगल्स को ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास बेसिकली -1 क्या है, ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोट आ गया। ठीक हो गया, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ रूल्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि आपके पास रूट लोकस कैसे ड्रा किया जाता है। मज़ीद अगर क्वेश्चन हुए तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।